बहुत टिपिकल हो गई है राजनीति। संघ और मोदी के बीच में नूरा कुश्ती तेज हो गई है। अमित शाह परेशान हैं, गायब हैं और दैनिक भास्कर के राजनीतिक संपादक केपी मलिक का मानना है कि शायद यही हालात रहे तो अमित शाह का इस्तीफा जरूर होगा। चलते हैं उनके पास पूरी बात समझने के लिए। 4 PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है। अभिनंदन आपका केपी मलिक जी, बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। आप लगातार डटे हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया में जैकेट टाइट है आज आपकी, तो इसका 2:30 मतलब बज ठंड रहे वहाँ बहुत है। हैं, रात के जी 2:30 जी बज रहे हैं। जी। आपकी याद में मैं 2:30 बजे से पहले सो नहीं पाता हूँ कभी भी। आप आते हैं इतनी लेट मुझे करते हैं, देख लीजिए आप। मेरा मेरा घूमने का प्रोग्राम आपकी वजह से गड़बड़ हो जाता है। 2:30 बजे तक मैं आपके संग वही, करता हूँ और सुबह से मैं 9 बजे घूमने निकल पड़ता हूँ, तो देश 4 के बजे लिए मैं ही हमें सोता कुछ हूँ ना। देश के देश लिए के हमें और लिए आपको कुछ तो कुर्बानी देनी पड़ेगी ना। ऐसे ही होता है। तो मैं भी समय के विश्व गुरु की तरह हो गया हूँ। मस्ती कर रहा हूँ हम्म, अपनी, घूम रहा हूँ अपने लिए और कह रहा हूँ कि देश के लिए मैं इतना कर रहा हूँ। जैसे वो हम्म, प्रियंका चोपड़ा के संग इंटरव्यू करने के लिए घंटों गुजार देते हैं और फिर कहते हैं कि हमने कभी छुट्टी नहीं ली। तो मैं भी विश्व गुरु की हम्म, तरह बात कर रहा हूँ कि मैं 4 बजे तक इतनी सेवा कर रहा हूँ देश के लिए, कर रहा हूँ अपने लिए और कह रहा हूँ जी। देश के लिए। ऐसे ही मैं भी आजकल मोदी जी की तरह हो गया हूँ, विदेश यात्रा कर रहा हूँ और ऐसे ही कर रहा हूँ कि मैं भी देश के लिए बहुत कर रहा हूँ। भैया मैं कुछ कर कर आ नहीं रहा, मतलब मैं तो बस केवल बातें करता हूँ मलिक जी से। राजनीति की हम्म, तो मलिक साहब आज बात करते हैं। अमित शाह जी कहीं और दौरा कर रहे हैं, योगी जी कहीं और दौरा कर रहे हैं, आनंदीबेन पटेल गोरखपुर में दहाड़ रही हैं। और एक सूचना विभाग योगी जी का बड़ा बढ़िया है। उसने एक फोटो जारी किया जिसमें नितिन नवीन हाथ जोड़ के योगी जी के सामने खड़े हैं। हुआ होगा ये फूलों के गुलदस्ते देते हैं, बैठते तो आदमी हाथ जोड़ता है। क्लिक 1000 फोटो होती हैं, तो जानबूझ के वही फोटो जारी की गई योगी जी के जिसमें नितिन नवीन योगी जी के आगे हाथ जोड़े खड़े हैं। बवाल मचा तो इतनी देर में वो सूचना वाला जो ग्रुप होता है विभाग का, उससे डिलीट कर दी गई फोटो। देखिए फोटो तो भैया उसी कैमरामैन ने खींची होगी जो योगी जी के साथ गया होगा। गडकरी जी आ रहे हैं योगी जी के दौरे पर, बढ़िया सा लखनऊ एक्सप्रेस वे का दौरा करते हुए योगी जी की तारीफ करते हैं। ये बात अलग है कि वो बाद में भट्टा बैठ जाता है, 1 महीने में टूट जाता है। लेकिन राहुल गांधी प्रयागराज में हुंकार भर रहे हैं छात्रों के संग और ये तीनों नेता जिनका जिक्र किया अपनी अपनी राजनीति चमकाने में बिजी हैं। जरा प्रकाश डालिए कि ये भाजपा की राजनीति में हो क्या रहा है। अमित शाह हाउस की जगह कहीं और घूम रहे हैं, आनंदी पटेल गोरखपुर में जाके योगी को चैलेंज कर रही हैं। ये सब चल क्या रहा है? संजय जी देखिए, अमित शाह जी का मामला आप देख रहे हैं कि पहली बार वो संसद से बाहर हैं इतने लंबे समय तक, और ये धीरे धीरे लोगों में कौतूहल का विषय बन रहा है कि महामानव को तो कई बार पार्लियामेंट से डरते दूर रहते देखा था, लेकिन जो चाणक्य थे, गृह मंत्री थे, जिनको शेर की उपाधि दी गई थी, वो भी डर के घूम रहे हैं। और अभी ये लग रहा है कि किरण रिजिजू की बताते हैं कि लगभग 2 बार मीटिंग हुई है राहुल गांधी के साथ, और उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि भाई संसद को चलने दिया जाए। और जिस तरह से अगले हफ्ते का एजेंडा आया है उसमें ये है कि हमें पार्लियामेंट चलती हुई दिख रही है, पार्लियामेंट में बहस होते हुए दिख रहा है। एक जो बिल है वो बिल आने की बात है और उस पर कुछ बहस भी होगी। क्या भारतीय जनता पार्टी जिस जिस तरह से पिछली बार महिला बिल लाई थी और जो परिसीमन बिल था उसको चिपका के उसके साथ लाना चाहती थी, लेकिन हंगामा हो गया, तो क्या इसी तरह से इस बार भी होगा? क्योंकि सरकार ने इतने सांसद जुटा लिए हैं, इतने लोग इकट्ठे कर लिए हैं, नंबर उसके पास है, अभी भी थोड़ा सा इसमें संशय बना हुआ है। तो ऐसे में अभी अमित शाह जी उस चीज को करने में लगे हुए हैं। जैसे कि हमने चर्चा की थी कि पार्लियामेंट को तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर बना लिया है। वहां तो वो सारी मीटिंगें कर रहे हैं, अपने सांसदों से, अपने मुख्यमंत्रियों से लॉबिंग कर रहे हैं और होली मिलन के प्रोग्राम चल रहे हैं। हमने कहा था जब होली मिलन हो रहा है तो दिवाली मिलन भी कर लीजिए, मंगल मिलन तो चल ही रहा है वहाँ। और भाई बीच बीच में कुछ जो खर्चा हो रहा है पार्लियामेंट का इतना, उस पर कुछ आमदनी हो जाए तो उसको कर लीजिए। तो इसलिए क्या है कि ये नूरा कुश्ती चल रही, लेकिन बीच में संजय जी में बड़ी बात हुई है कि एकाएक गवर्नर सैंपल लेने पहुंच गई हैं गोरखपुर, और गोरखपुर से योगी जी पहुंच गए हैं मोदी जी से मिलने। मोदी जी दिल्ली में हैं, शाम को उनकी लंबी मीटिंग मोदी जी से हुई है, और अमित शाह जी महाराष्ट्र में घूम रहे हैं। तो ये कैसे हो सकता है? और हम ये भी नहीं कह सकते। और दूसरा क्या है, जो मामला है तेलंगाना में,
जो तेलंगाना के गवर्नर हैं, शिव प्रकाश शुक्ला जी, उन्होंने एक ट्वीट कर दिया है, जो निधन हुआ है पंडित हरिशंकर तिवारी जी का, आप जानते होंगे हरिशंकर तिवारी जी और योगी जी के कितने मधुर संबंध थे। उन्होंने ट्वीट किया है और ऐसा लगता है कि जैसे योगी जी को चिढ़ाने के लिए ट्वीट किया गया है। तो ये योगी को घेरने की जो रणनीति बन रही है, इसमें पहले ये लगता था कि अमित शाह की कोशिश है, क्योंकि श्री प्रकाश शुक्ला को अगर दिल्ली लाया गया था, फिर उनको फाइनेंस का एमओएस बनाया गया और फिर उनको गवर्नर बना के भेजा गया, तो इनको लगता था कि कहीं न कहीं वो योगी से टक्कर ले सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार से वो तेलंगाना में हैं और आनंदीबेन पटेल गोरखपुर गई हैं, तो अब ये लगने लगा है क्या इसमें अकेले अमित शाह कर रहे हैं? क्योंकि हमें ये भी पता है संजय जी, कि बहुत अच्छे संबंध आनंदीबेन पटेल के और चाणक्य अमित शाह के नहीं हैं। तो क्या मोदी जी के इशारे पे आनंदीबेन गोरखपुर पहुँची हैं? तो ये भारतीय जनता पार्टी में क्या खिचड़ी आपस में पक रही है, इसकी भी चर्चाएँ आज दिल्ली में हैं। सोमवार से सदन शुरू होगा और उसमें ये है कि बहस शुरू हो सकती है और एक बिल लाया जा सकता है। विपक्ष के साथ सहमति ये बनी है और राहुल गांधी ने और विपक्ष ने ये कहा है कि पहले अमित शाह जो मामला चल रहा है जेनजी वाला, युवाओं वाला, इस पर बयान दें। उसके बाद देखा जाएगा कि हाउस को आगे चलाना है कि नहीं चलाना। इन परिस्थितियों में हो सकता है कि ये परिसीमन बिल लाने की कोशिश करें, लेकिन मुझे थोड़ा-सा संशय है संजय जी कि इनके पास इतने नंबर हैं कि ये ला पाएँगे कि नहीं ला पाएँगे। बाकी देखते हैं क्या होता है। जी। एक बात तो है, इस जैन जी के आंदोलन ने परसीमन बिल को फंसा तो दिया। ये लगने लगा, इससे पहले माहौल ये था देश में कि मेरी भी कई ब्यूरोक्रेट से बात होती थी, बाकी समाज के अलग-अलग वर्गों के लोगों से बात होती थी, जो विचारक हैं उनसे बात होती थी। उन सबका कहना था कि ये बात देखो सब जान रहे हैं कि जनता में बड़ा असंतोष है, महँगाई बढ़ रही है, बेरोज़गार नाराज़ हैं, लेकिन कोई भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। ये सामान्य धारणा थी कि इस सरकार के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं है किसी की। जैन जी ने उस धारणा को बदल दिया और पहली बार ऐसा हुआ, डंके की चोट पर डर के मारे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया लिया गया। ये पहली बार हुआ कि मोदी जी डरे हैं, किसानों के बिल वापस लेने के लिए डरे थे वो वोट की खातिर, कि भाई ये चुनाव सिर पर आ गया, 700-800 किसान मर गए थे, उनके कानों पे जूं नहीं रहेंगी थी। किसान लगातार आंदोलन कर रहे थे, बताइए बारिश आंधी तूफान सब में किसान जमे हुए थे, लेकिन मोदी जी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जैसे ही चुनाव आए, उन्होंने कहा कि भाई मेरी तपस्या में कमी रह गई होगी, मैंने वापस ले लिया बिल, क्योंकि वोट चाहिए थे। लेकिन जैन जी के आंदोलन का डर अलग था, कोई चुनाव का मामला नहीं था। ये लगा कि अगर ये जैन जी पे पहले तो लगा लाठी चला लो, गोली चला लो, नौजवानों पे AK-47 चलवा दो, बिहार में डर जाएंगे ये। लेकिन जिस तरह से इन नौजवानों ने छाती तानी की मारो गोली चलाओ लाठी, उससे सरकार को ये बता दिया कि तख्ता पलट ना हो जाए। मैं सरकार के खिलाफ बात नहीं कर रहा, लेकिन डर दिखाई दिया। और मैं हमेशा एक लाइन कहता हूँ कि तानाशाह को सबसे बड़ा डर यही होता है कि लोग उसे डरना बंद ना कर दें, और बहुत डरता है। हिटलर की मौत कैसी हुई पूरी दुनिया जानती है, किस तरह सुसाइड किया उसने। जो दुनिया को विजय हासिल करना चाहता था दुनिया पे अपनी तानाशाही से, उसको सुसाइड करना पड़ा। मैं भारत के किसी तानाशाह की बात नहीं कर रहा, लोग गलत संदर्भों में ना लें। या कोई नेता कभी सुसाइड नहीं करेगा, इतने बेशर्म नेता है हमारे। मैं फिर बता दूं, मैं किसी नेता को बेशर्म नहीं कह रहा, मतलब एक कोई खास अपने दिल पे ना ले ले। मैं एक बड़े समूह नहीं, को बेशर्म कह वो रहा हूँ। लोग समझ गए संजय जी, वो लोग समझ गए आप किसको अरे बेशर्म आप कह रहे हैं। क्यों मेरी फिर वो क्यों सब समझ। आप क्यों ईडी ईडी इनकम नहीं, टैक्स नहीं, बिल नहीं, पीछे नहीं, लगाने के चक्कर में। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि लोग भी इतने पागल नहीं है और प्रशासन और पुलिस भी इतनी पागल नहीं है, आप ना समझे। फिर मैं अच्छा आपको सुनिए वही कहता हूँ कि सुनिए जो सुनिए इंदौर सुनिए वाले, एक बार। नहीं सुनिए ना, इसको खत्म करता हूँ। जो इंदौर वाले शायर थे, मैं अक्सर जिक्र करता हूँ, पहले भी किया था, कि इंदौर वाले जो हमारे शायर थे, अरे वो वो कहते किस्सा थे। मैं सुना दूं, वो किस्सा मैं सुनाता हूँ। हाँ, वो आप किस्सा ये सुनाइए। था कि कवि सम्मेलन में उन्होंने कहा हाँ, कि प्रधानमंत्री चोर है, हुँ, प्रधानमंत्री भ्रष्ट है, हुँ, प्रधानमंत्री को जनता की भावनाओं से मतलब नहीं है। दरोगा हुँ, ने कहा अरे इतनी हिम्मत, उठा के ले गए थाने में। हुँ, बोले लिटाओ हुँ, जरा इसको, निकालो डंडा। 4 हुँ, डंडे पड़े। कवि बोला कैसी बातें कर रहे हो, हम अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए कह सकते हैं, हम तो हुँ, हुँ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के लिए कह रहे थे चोर है। उन्होंने 2 हुँ, डंडे और मारे। बोले हमको पता नहीं कि कौन से देश का प्रधानमंत्री चोर है।
मैं बेवकूफ़ समझ रहे हो? मैं मैं प्रधानमंत्री जी के लिए कुछ ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकता। सम्मान हाँ, संवैधानिक पद है, मैं अपने स्टाफ में डाँटता हूँ, कोई अगर कोई ऐसे शब्द इस्तेमाल कर लेता है भाई, संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के लिए नहीं कह सकता, आप मुझे खामख़ा फँसाइए मत। वैसे ही ईडी इनकम टैक्स हर 3 महीने में मेरे पीछे लग जाती है, आप ऐसा कह के और उनको भड़का देंगे कि चलो फिर से मेरी इनकम टैक्स और ईडी जो है वो शुरू हो जाए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अभी मलिक साहब की बात ये है कि ये डर था, ये खौफ था कि अगर ये जैन जी सड़कों पर आ गए तो मामला कुर्सी तक पहुंच जाएगा। और मुझे 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 इनसे ज़्यादा भागवत का डर अच्छा लगा। जैसे ही वहाँ पे जय भीम की बात शुरू हुई और मनुवाद के खिलाफ बात हुई, ब्राह्मणवाद के खिलाफ बात हुई, भागवत जी तुरंत इन जैन जी की तारीफ में आ गए। जिस समय लाठियां चल रही थी, जिस समय पैलेट गन चल रही थी, जिस समय छात्र धरने पे बैठे हुए थे, कई दिन हो गए थे, जिस समय AK-47 चल रही थी, उस समय भागवत को याद नहीं आया कि कह दें, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस फंक्शन कहते, एक बयानी जारी कर देते कि भाई सरकार को चाहिए इनसे सहानुभूतिपूर्वक बात कर रही हैं, हमारे बच्चे हैं। लेकिन जब देखा कि मामला तो बिल्कुल गले गले फंस गया और अब तो संघ पे हमला हो गया, ब्राह्मणवाद पे हमला हो गया, तो वो साहब भी आ गए मैदान में कि ये हमसे ज़्यादा होशियार है बच्चे। ये जो डर था, इस डर ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया। अमित शाह हाउस में नहीं आ रहे हैं क्योंकि डर बढ़ा हुआ है अभी। ऐसे में मेरा कहना यह है, बात यहाँ से शुरू हुई कि जो एक बिल लाने वाले थे, जब ममता बनर्जी के सांसद तोड़े थे, तो बात हो रही थी कि बाकी भी पार्टियों, जहाँ विपक्ष की पार्टियां, उनके सांसद तोड़े जाएंगे, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा। लेकिन अब विपक्ष के नेताओं के साथ साथ एनडीए के सहयोगी दल, चाहे वो नीतीश बाबू हों, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हों, उन्हें भी समझ में आ गया कि अब भाई साहब की दुकान बंद होने वाली है। अब लो अब नौजवान सड़कों पे आ गए तो अलग अलग लोग भी आएंगे, अब मध्यम वर्ग भी आएगा, अब किसान भी आएंगे, अब बेरोजगार भी आएंगे, कई लोग आएंगे। तो लगता है आपको कि इस बार जब सदन चलेगा तो तेवर रहेंगे नहीं, क्योंकि चाणक्य का नैतिक बल तो खत्म हो गया अमित शाह जी का। 15 दिन जो हाउस में डर के मारे नहीं आए, तो कितना ही चीखो चिल्लाओ कि मैं डरता नहीं हूँ, मैं POK कब्जा कर लूंगा और मैं पाकिस्तान में घुस जाऊंगा, मैं लाहौर में घुस जाऊंगा, लेकिन हवा तो खराब हो गई। क्या लगता है अमित शाह जी अगर आएंगे सोमवार को, अगर आएंगे, क्योंकि अध्यक्ष जी ने कहा है, किरण रिज्जू ने 2 बार 3 बार राहुल गांधी से बात की, अध्यक्ष जी ने कहा कि भैया किरण रिज्जू से कि अमित शाह जी से संदेशा भिजवाइए आए, और राहुल गांधी के हाथ पर जोड़े जा रहे हैं कि भैया अमित शाह को बख्श दो। क्या लगता है कि राहुल गांधी बख्शने के मूड में हैं अमित शाह को? संजय जी देखिए ये जो पीछे आंदोलन हुआ है जैन जी का, इसने देश की राजनीति को एक नया मोड़ दिया है और इसमें हम बड़ी साफ गोई से इस बात को हमें मानने में और समझने में मुझे कोई गुरेज नहीं है ये बात कहने में कि मोदी जी हों, अमित शाह जी हों, मोहन भागवत जी हों या पक्ष-विपक्ष हो या नेता हो, सरकार हो, वो जैन जी को समझने में चूक उन्होंने की है, चूक हमने भी की है। हमें भी आशंका इस बात की नहीं थी कि जैन जी का मामला इतना बढ़ जाएगा। जिस प्रकार से ये हुआ कि आपने एआई से एकाएक आपने वेबसाइट बना दी, एकाएक आपके 2 करोड़ फॉलोवर हो गए। हमने कहा ये सब पर्दे का और उसका खेल है, ये कुछ नहीं है और कोई नहीं आएगा और पहले 2-3 दिन हम जैसे लोगों ने भी बहुत सीरियस जंतर-मंतर के आंदोलन को नहीं लिया। लेकिन मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि ये एक नई सीख, एक नई राह इस जन जी ने दिखाई है और उसमें चाहे प्रधानमंत्री मोदी हों, चाहे अमित शाह हों, चाहे दूसरे लोग हों। अब मैं 2 चीज़ों की तुलना आपसे करना चाह रहा हूँ कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली आईआईटी में जाके भाषण दिया है फिर, अब वो भी राहुल गांधी के स्टाइल में आप कहिए या ये कहिए कि वो भी जैन जी से जुड़ना चाह रहे हैं, कभी रील बना के डाल रहे हैं, कभी कुछ। मैं तो कहीं ज़्यादा समझदार और कहीं ज़्यादा चीज़ों को सेंसिटिव समझने के लिए मोहन भागवत जी को ठीक समझता हूँ। मोहन भागवत ने कम से कम उस तरह का सम्मेलन तो किया कि छात्र सवाल आपसे पूछ सकते हैं। और भले ही उन्होंने उस तरह के सवालों का जवाब दिया हो या पूछवाए गए हों, एक मैसेज तो ये गया कि उन्होंने दो तरफ़ा बात की है। जैसे राहुल गांधी ने दो तरफ़ा बात की है और वो जवाब देते हैं लोगों का, उसमें कई सारे जवाब। अब आप सोचिए कि हम मेरे जैसा पत्रकार नहीं सोच सकता, पुराना कोई पत्रकार इस बात को नहीं सोचता कि राहुल गांधी से एक बच्चे ने ये सवाल पूछा कि भारतीय जनता पार्टी में कौन-सा नेता पसंद है आपको?
क्या कोई पत्रकार, बड़े-बड़े पत्रकारों ने मोदी जी का इंटरव्यू लिया है? क्या मोदी जी से पूछा है, किसी की हिम्मत हुई है कि सर कांग्रेस में आपको राहुल गांधी पसंद नहीं है, सोनिया गांधी पसंद नहीं है, प्रियंका पसंद नहीं है, खड़गे पसंद, सर कोई पसंद है क्या आपको वैसे कांग्रेस में? उनका दिमाग यहाँ तक चला क्या? तो इस तरह के सवाल ये जेन ज़ी निकाल के ला रहा है। और आप देखिए प्रधानमंत्री आईआईटी में जाके कहते हैं कि भई मैं कोई बाबा बागेश्वर थोड़ा ही हूँ, मुझे पता लगेगा। और ये जो कह रहे हैं कि समस्याएँ गिनवा रहे हैं, समाधान भी ढूँढना चाहिए, उनका इशारा मोहन भागवत की तरफ था। मोहन भागवत ने कहा कि युवाओं को समझना चाहिए, उनकी समस्या सुननी चाहिए थी, वो देशद्रोही नहीं है, विद्रोही नहीं है, ये नहीं है। तो इसका जवाब प्रधानमंत्री जी ये कह के दे रहे हैं कि मैं कोई बाबा बागेश्वर थोड़ा ही हूँ। आप उस आईआईटी में खड़े हैं जहाँ से इंजीनियर निकलने हैं, जहाँ से टॉप क्लास लोग पढ़े-लिखे निकलने हैं, और वहाँ बाबा बागेश्वर को आप ले आए। मतलब आपके रोल मॉडल बाबा बागेश्वर हैं, और आप बाबा बागेश्वर से ज़्यादा प्रभावित हैं, और वही रणनीति आप लागू करना चाहते हैं। आपको नहीं चाहिए ये आईआईटी। आपको तो शायद धकेल के किसी ने वहाँ डाल दिया है। तो प्रधानमंत्री की मानसिकता आप देखिए। प्रधानमंत्री जी किसी के दबाव में रील बना के तो इंस्टा पावर पर डाल दे रहे हैं, लेकिन उनकी इच्छा नहीं है सचमुच में युवाओं को माफ करने की। अगर उनकी इच्छा युवाओं को माफ करने की होती, तो पुलिस प्रशासन तत्काल एक्शन लेता, और इनके चेले-चपाटे, अंधभक्त, वो उन लड़कियों का पीछा नहीं करते, उनको प्रताड़ित नहीं करते, उनको परेशान नहीं करते। तो ये तो प्रधानमंत्री में और भागवत में कम से कम अंतर है। दूसरी बात ये है, इस बात को विपक्ष भी नहीं समझ पाया। लेकिन विपक्ष को एक सीख, और आजकल के नेताओं को, पत्रकारों को, इन जेन ज़ी ने ये सीख दे दी है कि ये भी हो सकता है। और अगर इतने भारी भरकम जो हम मानते थे कि भाजपा में इस्तीफा होता ही नहीं, और इतने आराम से अगर एक इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान का हो सकता है, तो फिर अमित शाह का भी इस्तीफा हो सकता है। और ये हमें ही नहीं, ये अमित शाह को भी लग गया, मोदी जी को भी लग गया। इसीलिए डाइवर्ट किया गया है मामला, कि जो है बाकी मामला उधर डाइवर्ट करके ई-20 पर, एथनॉल पे, कि नितिन गडकरी को निपटा लिया जाए। लेकिन वो इतना फोकस मामला इधर हो गया है अ, अमित शाह की तरफ, वो मामला ठंडा पड़ता हुआ नहीं लग रहा है। इसी से अमित शाह कहीं न कहीं डरे हुए हैं, और यही डर हो सकता है कि आपका जो परिसीमन का बिल है, उसको रोकने का काम कर जाए, और कोई कारण नहीं। क्योंकि मलिक उसी साहब से आपका जितने विरोधी दलों के नेताओं को आप तोड़ के लाए हैं, चाहे वो ममता बनर्जी के सांसद हों, चाहे वो शिवसेना के हों, चाहे वो आम आदमी पार्टी के हों, और चाहे दूसरे जो टूटने की कगार पे खड़े, चाहे वो हों, तो उनको लग सकता है कि अगर इस सरकार को जेन ज़ी झुका सकता है, तो हम भी कुछ कोशिश कर सकते हैं झुकाने की, डालो हमें भी जेल में, करो हमें भी। इस तरह की सोच वाले लोग भी निकल सकते हैं, जो मंदिर की चोरी के बाद कम से कम इस तरह से लोग आए हैं कि कम से कम जेन्युइन बात करनी चाहिए। और संजय जी, इस तरह की भी सूचनाएँ आ रही हैं, जो सांसद टूट के गए हैं, उनके क्षेत्रों में उनका भारी भरकम विरोध होना शुरू हो गया है, और उनके ऊपर प्रेशर आ गया है। खासकर जो ममता बनर्जी के 3 अक़लियत के जो सांसद गए थे, वो तो मीटिंग में ही नहीं जा रहे। अब भले ही वो वोट मैं कह रहा हूँ सरकार को दे दें, सरकार के पक्ष में दे दें, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो रही है क्षेत्र में जाने की और मंगल मिलन में जाने की। जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और आपने कहा प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं सीख रहे, लेकिन मैं पहले पूछना चाहूँगा, आपको लगता है कि मोहन भागवत में और प्रधानमंत्री जी में युद्ध शुरू हो गया है? नहीं संजय जी, मुझे नहीं लगता है, मुझे तो ये लगता है कि ये एक नूरा कुश्ती है, और मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस एक लड़ाई कर रही होगी। ये मैं मुझे मेरे गले नहीं उतर रहा है। लेकिन आजकल हम जो देख रहे हैं, कई सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, जो हम सोचते नहीं थे वो हो रही हैं। क्योंकि हम लगातार कह रहे हैं, ये कैसे संभव है कि भारतीय जनता पार्टी में इंटरनल इतना बड़ा वॉर शुरू हो जाए कि यूपी में एक दूसरे लोग निपटाने को तुल जाएँ। गवर्नर पिछले 9 साल में मैंने गोरखपुर जाते हुए नहीं देखे, अगर गोरखपुर गई हैं, तो सैंपल लेते हुए उनको नहीं सुना मीडिया में। और जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे और मीडिया पे 7,000 करोड़ की पब्लिसिटी करके इस तरह की फ़ोटो आप छाप रहे हैं कि नितिन नवीन जी हाथ जोड़ के योगी जी के सामने खड़े हैं, तो इसके क्या मायने हैं? कि पार्टी के अंदर कहीं न कहीं तल्ख़ी है, पार्टी के अंदर कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है। ये इससे जताता है कि मामला अंदर कुछ गड़बड़ है, कुछ भी बड़ा हो सकता है। तो उत्तर प्रदेश में जिस रास्ते पे भारतीय जनता पार्टी जा रही है, ऐसे में तो ये लगता है कि इनको बाहर के दुश्मनों की ज़रूरत नहीं है, अंदर से ही लोग निपटा लेंगे इनको। जी। अच्छा, आप प्रधानमंत्री जी के लिए कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी जाके वहाँ पे ये सीख दे रहे हैं कि तकनीकी बात नहीं कर रहे हैं।
अरे जब वो छात्रों के लिए नीति बनाने के लिए, परीक्षा की नीति बनाने के लिए हुई, तो वो वैज्ञानिक या वो इंसान ढूँढा गया, जो गौमूत्र की बात करता है कि गौमूत्र पीना चाहिए। इनकी दिमाग की सोच गोबर और गौमूत्र से आगे नहीं बढ़ पा रही है। तो मतलब ये चाइना, जापान, अमेरिका, इनके बच्चे हँसते हैं हमारे बच्चों पे। आके देखिए दुनिया में कैसे-कैसे शोध चल रहे हैं। हम कह रहे हैं गौमूत्र पीना चाहिए। अरे बाबा जी की जब सरकार बनी थी योगी जी की, तो मुझे लगा कि मॉल में घुसूँगा, हर मॉल में एक पहली दुकान होगी, गाय का दूध मिलता है, गाय का मूत्र मिलता है। किसी भी जगह हमें ना तो गाय का दूध मिला, ना मूत्र मिला, बाहर हमें हर मॉल में शराब की दुकानें मिल गई। उत्तर प्रदेश में पहली बार अगर मॉल में शराब की दुकानें किसी ने खुलवाई, तो वो श्रीमान योगी आदित्यनाथ ने खुलवाई। कोरोना के बाद दूध की दुकानें बाद में खुली, शराब की दुकानें पहले खुली। तो बहुत-बहुत धन्यवाद है तमाम शराबियों की तरफ से योगी जी को, कि कम से कम शराब पीने वालों का इतना ध्यान तो रखते हैं वो, भले ही गौमूत्र पीने वालों का इतना ध्यान ना रखते हों। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि मानसिकता कहाँ जा रही है? प्रधानमंत्री जी इंस्टाग्राम पे आ रहे हैं, कहना डियर फ्रेंड्स, और ये बच्चे भैया इतने दुष्ट बच्चे हैं, इन्होंने रेल बना दी प्रधानमंत्री जी की। क्योंकि हम आपके बच्चे हैं, हम आपके बच्चों के बच्चे के बराबर हैं। हम आपके डियर फ्रेंड्स नहीं हैं। आपको आके बात करना चाहिए, प्यारे बच्चों, मुझसे गलती हुई, मैं तुम्हारे दर्द नहीं देख पाया। हमारे पिताजी, हमारे बाबा जी, अगर हम एक टाइम खाना नहीं खाएँ तो उनको नींद नहीं आती। हम पे लाठियाँ पड़वा रहे थे, हम पे गोली चलवा रहे थे। अरे डियर फ्रेंड्स, रेल बना दी है प्रधानमंत्री जी की, पता नहीं किस घड़ी में इंस्टाग्राम आए और किसने उनको सलाह दी कि आप इंस्टाग्राम में आ जाइए। लेकिन मैं एक दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण घटना की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। बुलंदशहर में पप्पू यादव पर जूता फेंकने वाला भाजपा का नेता आया, बिल्कुल गाड़ियों के काफिले के साथ उसका स्वागत किया, जैसे वो चाइना में घुस के गलवान घाटी का बदला लेकर आ रहा हो अभी, या पाकिस्तान में शहीद हेमराज का सिर लेकर आ रहा हो, जिस शहीद हेमराज के सिर को ले लेके प्रधानमंत्री जी ने वोट मांगे थे और शपथ ग्रहण में सिर काटने वाले नवाज शरीफ को बुला लिया था। ऐसा स्वागत हुआ। आपको याद होगा बुलंदशहर में एक इंस्पेक्टर सुबोध की कार सेवकों ने पीट पीट के हत्या कर दी थी, और जब वो हत्या की गई तो अभियुक्तों को गिरफ्तारी नहीं हो रही थी। एक चैनल पे डिबेट थी, और तब डीजी थे सूर्य प्रकाश शुक्ला। डीजी थे, वो रिटायर हो गए थे, होने वाले थे, मुझे इतना तो याद नहीं, लेकिन डीजी थे। वो आए डिबेट में, बुलाए गए वो भी, और मैं बहुत गुस्से में था कि भैया वो जो इंस्पेक्टर को मार दिया गया वो फ़ोन कर रहा है। अब वो मैं इतने रैश में आ गया और डीजी साहब की मेरी लाइव बड़ी बहस हो गई। डीजी साहब कह रहे आप चिल्ला रहे हैं, मैं कहा चिल्ला रहा हूँ और चिल्लाऊंगा मैं तो, अगर आपको शर्म नहीं आ रही, आप डीजी हो, आपका इंस्पेक्टर मारा गया और आप हत्यारों की बात कर रहे हो। कुछ सेकंडों की क्लिप दिखाता हूँ मैं मलिक साहब, फिर आपसे बात करूँ। देखिए, ये चीजें चिल्लाने की बात नहीं कर रही, करने की बात ये है कि जो सजा सस्पेंड के बिना किए बात नहीं होनी चाहिए। 72 घंटे हुए हैं, आपने उसको वीडियो बना रहा है, वो बयान दे रहा है, क्या मैं ये बता दूं, जिस पर आप इतना आक्रोशित हो रहे हैं कि वो लोग तो मलिक साहब ये देखिए कि मेरी डीजी की बहस हुई उसी बुलंदशहर की बात। उसी बुलंदशहर में अब जूता फेंकने वाले का स्वागत हो रहा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये तो बलिहार ही है, भाजपा में अपराधियों की यारी, इस तरह का उन्होंने अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि कितना लज्जाजनक है। इंस्पेक्टर सुबोध के हत्यारे जब निकल के आए जेल से, तो उनको बीजेपी का पदाधिकारी बना दिया गया है। मैंने फुल पेज पे खबर छापी कि ये रहे बीजेपी के पदाधिकारी जिन्होंने इंस्पेक्टर को पीट पीट के मार दिया। मेरी खबर के 24 घंटे बाद पदाधिकारी हटा दिए गए, लेकिन बनाए तो गए, ऐसे थोड़ी ना बना दिए गए होंगे। ये जूता फेंकने वाला स्वागत तो हुआ ना इसका। तो ये गोडसे को मानने वाले लोग क्या हर जगह हिंसा में ही यकीन करते हैं? इलाज क्या है इनका? संजय जी देखिए, अगर आप देखेंगे ये तो चक्कू लेके गए थे कि नहीं गए थे, उन्होंने तो दावा चक्कू का भी किया है पप्पू यादव ने कि भई चक्कू से मेरे ऊपर हमला करने की कोशिश हुई है, लेकिन चप्पल तो वो फेंकी है, उसके तमाम वीडियो हैं। इस तरह से स्वागत करना जताता है कि ये बहुत बड़ा काम करके गए हैं और ये हमला सुनियोजित था, इससे ये जानकारी हमें मिलती है। दूसरी बात ये है कि मैं तो इसको कमतर समझता हूँ। ये तो बलात्कारियों का स्वागत करते हैं कि बलात्कार के केस में जब जेल में गया है और वो जेल से बाहर आ रहा है, ये तो उसका स्वागत भी उसी तरह करते हैं। और ये तो आप खुद ही कह रहे हैं कि जिस प्रकार से गोडसे का स्वागत आज तक ये कर रहे हैं, तो इससे बड़ा क्या हो सकता है कि हत्यारों का भी ये स्वागत करेंगे। तो ये कोई नई परंपरा
भारतीय जनता पार्टी में या इनके जो सहयोगी संगठन है उनमें कोई नई परंपरा है? मुझे नहीं लगता। आज तक भी वो बुलंदशहर का जो दर्दनाक घटना हुई थी, वो पुलिस वाले को शहीद का दर्जा देना चाहिए था, उसके परिवार का स्वागत करना चाहिए था, उसके परिवार को ये चीज़ें करनी चाहिए थी और स्वागत अपराधियों का हो रहा है, तो यही तो दुर्भाग्य है। यूपी में कानून व्यवस्था यही तो बताई गई है कानून व्यवस्था के बुलडोज़र चलता है। आज बुलडोज़र नहीं चल रहा है, पहले खूब बुलडोज़र चल रहा था। तो ये एक तरफ़ा ही चीज़ें करना, एक तरफ़ा ही तथ्यों को उठाना, एक तरफ़ा ही एक्शन लेना तो भारतीय जनता पार्टी के काल का कारण बन रहा है। आप ये देखिए कि आज भारतीय जनता पार्टी की ये स्थिति हो गई है, कोई भी वर्ग, कोई भी जाति खुल के भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। जिनको हम मानते हैं, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, चाहे वो ब्राह्मण वर्ग हो, क्या आप क्या ईमानदारी से कह सकते हैं कि तमाम ब्राह्मण वर्ग खुश हैं भारतीय जनता पार्टी से, उत्तर प्रदेश में प्रशासन से, योगी जी से और वो 100% भाजपा को वोट करेंगे? क्या आप ईमानदारी से कह सकते हैं? या किसी दूसरी जाति को या किसी दूसरे वर्ग को आप कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में खुल के खड़ा हुआ है? जैसा आप मायावती के साथ कह सकते हैं, जैसा आप अखिलेश के साथ कह सकते हैं कि उनके साथ कोई खड़ा हुआ है। कम से कम ये तो कह सकते हैं समाजवादी पार्टी के साथ 99% यादव तो खड़ा है। मायावती के साथ 10% वोट उसका तो फिक्स खड़ा हुआ है। क्या भाजपा के पास कोई ऐसा फिक्स वोट आज भी है, जिसको आप कह सकें गारंटी से कि ये जाति का है या इस वर्ग का है, व्यापारी वर्ग का है? क्या व्यापारी खुश हैं क्या आज? आज अगर ये आज भी संजय जी कहीं आवाज़ नहीं आ रही, ये यही इनकी जो है कारस्तानी है कि आज आपको पता है पेट्रोल ₹165 लीटर बिक रहा है और लोगों को उलझाया हुआ है एथेनॉल में कि ₹100 हो गया, ₹102 हो गया। आपको पता ही नहीं है कि जो पेट्रोल उस टाइम ₹60 ₹70 था, आज वो पेट्रोल ₹165 ₹170 बिक रहा है। ये तो मिक्स वाला पेट्रोल है जो आपको ₹106 ₹102 मिल रहा है। और ये तो गाड़ी खराब कर रहा है आपकी। अगर आप इसका एवरेज देखेंगे, गाड़ी की मेंटेनेंस देखेंगे, तो इससे अच्छा तो आप वही 160-70 वाला डलवा लीजिए। कई लोग वही डलवा रहे हैं। तो आप तो अपनी जुमलेबाज़ी भी चला रहे हैं और पेट्रोल का रेट भी इतना बढ़ा दिया और ज़िक्र भी नहीं हो रहा कहीं। ज़िक्र करोगे तो आप देशद्रोही हो जाएँगे, सवाल पूछोगे आप पे एफआईआर हो जाएगी। तो ये तो इनकी पुरानी रणनीति है कि महिमा मंडप कीजिए अपने लोगों को और उनको महिमा मंडन करके बढ़ाइए। लेकिन अब ये चीज़ें खत्म हो गई हैं, जेन ज़ी इससे नहीं मानने वाला है संजय जी और खतरा इसी चीज़ का है। और मैं आपको एक दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो परिस्थितियाँ चल रही हैं, अगर हाउस में अगले दिन पता लग जाएगा आपको अभी 5 दिन बचे हैं, 5 दिन का हाउस है, अगर इस हाउस में अमित शाह बैलेंस नहीं बना पाए, तो उनके इस्तीफे को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। अगले हफ्ते आपको मालूम पड़ जाएगा क्योंकि 13 तारीख तक पार्लियामेंट है और 5 दिन का हफ्ता है ये तो फिर वो 15 अगस्त का मामला आता है तो 3 दिन की पार्लियामेंट में ये कुछ कर पाएँगे, जो मानसून सेशन में पूरे में नहीं कर पाए, तो मुझे उम्मीद कम है। जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मलिक साहब, हालात यही हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया आपने समय दिया, बातचीत की। ये देखिए अभी मलिक जी, ये पूरी बातचीत आपने सुनी, कैसी लगी बातचीत मैं जानना इसलिए भी चाहता हूँ, क्योंकि मैं देश की नब्ज़ जानना चाहता हूँ। आप लोगों में से बहुत सारे लोग जैन जी के पिता होंगे। अपने बच्चे का गुस्से के दर्द को महसूस कीजिए। उसके दर्द को ये सोच के देखिए कितना परेशान है वो, उसकी पढ़ाई, उसके पेपर लीक, उसकी नौकरी, सब कुछ तबाह कर दिया सरकार ने। आप केवल मौन होके विश्व गुरु की परिक्रमा में बैठ नहीं सकते। देश तबाही की तरफ जा रहा है। कुछ सोचिए, कुछ करिए, क्योंकि आपकी सोच जिस तरह से हिंदू मुसलमान के बंटवारे में अब्दुल की चूड़ी टाइट करने में लगा दी गई है, उससे कुछ हल नहीं होगा। नौजवानों को गोमूत्र पिलाने की बात करना कोई हल नहीं है। दुनिया के बच्चे तरक्की कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं और हमारे यहाँ के लोग गोमूत्र कैसे पिएं, गोबर कैसे लेपें, इसी पर बातचीत कर रहे हैं। ये मुल्क को पीछे ले जाएगा, कोई तरक्की नहीं करेगा। जिसको बुरा लगना हो मेरी बात, वो बुरा लगाए और 2 रोटी खाए, मुझ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आप अपने आप को सँभालिए, नफ़रत की नहीं विकास की बातें करिए और कमेंट करके बताइए मैं सही कह रहा हूँ या गलत।